दोस्तों, आज है पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज़ का 7वां दिन और आज भी हम देखेंगे 10 एमसीक्यू सीरीज़ को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम आज का एमसीक्यू सीरीज़। तो आज का एमसीक्यू सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बार बार। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का एमसीक्यू। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है कि विच शेड्यूल कंटेन्स द लिस्ट ऑफ लैंग्वेज। कौन सा शेड्यूल जो है वो कंटेन्स रखता है लैंग्वेज को, जो है ना वो किस शेड्यूल में डाला गया है। तो आप लोगों को इसका ट्रिक भी बताएंगे याद करने का, कि शेड्यूल को कैसे याद करें। बताओ कि हमारे संविधान में कितने शेड्यूल है सो बताओ। ठीक है, कितने शेड्यूल है सो बताओ। अब बाद में तो बताएंगे, लेकिन बताओ अभी। ठीक है, हम उसको याद करने का भी ट्रिक बताएंगे। तो यहाँ पे बता रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा लिस्ट में रखा गया है लैंग्वेज को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 8th शेड्यूल में रखा गया है लैंग्वेज को। कहाँ रखा गया है? 8th शेड्यूल में रखा गया है लैंग्वेज को। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसके बारे में, इसको कैसे याद कर सकते हैं हम इसको भी देखेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8th शेड्यूल लिस्ट, 8th शेड्यूल जो है वो रखा गया है 22 ऑफिशियल लैंग्वेज को। कितने? हमारे 8वां शेड्यूल में कितने ऑफिशियल लैंग्वेज को रखा गया है? तो 22 लैंग्वेज को जो है रखा गया है 8th शेड्यूल के अंदर। ठीक है, अब हम देखते हैं जो कि ऑप्शन था, हम सारे शेड्यूल्स के ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे और उसको याद करने का ट्रिक भी बता देंगे। ठीक है, देखिए 5th शेड्यूल में जो कि ऑप्शन में था उसमें क्या रखा गया है? ट्राइबल एरियाज़ के बारे में बताता है। क्या बताता है? ट्राइबल एरियाज़ के बारे में बताता है ऑफ। और यहाँ पे बताता है 6th शेड्यूल में वही नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उसके बारे में फोकस करता है। ठीक है, हम अभी बताएंगे कौन कौन सा 6th शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट हैं। ठीक है, 7th शेड्यूल में जो है वो क्या बताता है? तो यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में बताता है। कौन सा? यूनियन स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। 8th शेड्यूल में लैंग्वेज लिस्ट को डाला गया है। ठीक है, जिसमें 22 लैंग्वेज है। कितना? 22 लैंग्वेज डाला गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ट्रिक भी बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रिक बताया गया है, याद कर लेना आप लोग। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये ट्रिक क्या है। थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। सॉरी, ट्रिक बताया गया है कि टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से क्या होगा? हमारे जो 12 शेड्यूल है ना, हमारे संविधान में 12 कितने शेड्यूल है? 12 शेड्यूल हैं, और 12 शेड्यूल को याद करने का ट्रिक क्या है? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, इसको हम याद कर सकते हैं। टीयर्स ऑफ टी से फर्स्ट शेड्यूल में जो बताया गया है वो किसके बारे में बताया गया है? फर्स्ट शेड्यूल में टेरिटरी के बारे में बताया गया। क्या बताया गया है? टेरिटरीज के बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट शेड्यूल में इसके बारे में बताया गया है और उसको हम याद कर सकते हैं इस ट्रिक के जरिए। और सेकेंड में क्या बताया गया है? तो इमोल्यूमेंट्स या सैलरी, वेतन के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो हम उसको सेकेंड शेड्यूल में डाला गया है, इसको हम याद कर सकते हैं। फिर थर्ड शेड्यूल में डाला गया है अफर्मेशंस या ओथ शेड्यूल, ओथ से रिलेटेड जो है वो बताया गया है थर्ड शेड्यूल में। ठीक है, फोर्थ में राज्यसभा से रिलेटेड है। ठीक है, तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, एस से क्या होगा? तो शेड्यूल एरियाज के बारे में बताया गया। 5th शेड्यूल में क्या बताया गया? शेड्यूल एरियाज के बारे में बताया गया। वहीं 6th में क्या बताया गया? वो आ रहा है, तो ओ से अदर शेड्यूल एरियाज। अदर शेड्यूल एरियाज में जो है वो कितने स्टेट आते हैं आप लोग इसको बताओ। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में कितने शेड्यूल को रखा गया है सो आप लोग बताओ। ठीक है, एफ से क्या होगा? फेडरल स्ट्रक्चर्स जो है उसके बारे में बताया गया। ठीक है, 8th में ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताया गया। 9th में जो है लैंड रिफॉर्म्स के बारे में। 10th में डिफेक्शंस के बारे में। 11 में पंचायत और 12 में म्यूनिसिपलिटीज़ के बारे में। ठीक है, तो आप लोग इसको ट्रिक के जरिए याद कर लो। ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, इससे आप लोगों को एग्ज़ाम में जो है बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम याद रखोगे तो एग्ज़ाम में जल्दी भूलोगे नहीं। ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, ये ट्रिक है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। इसके बारे में देख सकते हैं कि शेड्यूल्स के बारे में बताया गया है कि फर्स्ट शेड्यूल में
क्या क्या रखा गया है, तो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी नेम एंड देयर बाउंड्रीज डिटेल के बारे में इसमें रखा गया है, ठीक है। सेकेंड शेड्यूल में स्पेशल पावर ऑफ एंड सैलरी डिटेल्स ऑफ प्रेसिडेंट्स गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स स्पीकर्स एंड डिप्टी स्पीकर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के बारे में सेकेंड शेड्यूल में बताया गया। थर्ड शेड्यूल में ओथ एंड प्रोमिसेस ऑल अथॉरिटी एक्सेप्ट प्रेसिडेंट्स एंड वाइस प्रेसिडेंट्स इसके बारे में बताया गया, ठीक है। फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा एमपी काउंट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के बारे में बताया गया। फिफ्थ शेड्यूल में शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल डिटेल्स के बारे में बताया गया, ठीक है। सिक्स शेड्यूल में जो है वो क्या बताया गया, अभी बताएं कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में बताया गया। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में कौन सा रखा गया, देखो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, ये सब जो है ना वो रखा गया है सिक्स शेड्यूल के अंदर, ठीक है। एक और ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं, जैसे सिक्स शेड्यूल को कि ATM क्या चीज ATM सिक्स शेड्यूल को याद करना है तो हम इसको याद कर सकते हैं ATM में ट्रिक बना लेना, ट्रिक ATM में M से ATM प्लस में मनी नहीं है, इस तरह से कुछ मतलब ट्रिक बना लेना, ठीक है। तो A से असम, T से त्रिपुरा, M से मेघालय और M से मिजोरम, ठीक है। इस तरह से ट्रिक बना के याद कर लेना, तो ये सिक्स शेड्यूल जो है वो अच्छा से याद हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं इसलिए, ठीक है। यहाँ देख सकते हो सेवन्थ शेड्यूल में डिटेल्ड लिस्ट अबाउट यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स पावर एंड कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। सेवन्थ एट्थ शेड्यूल में बताया गया ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। नाइन्थ शेड्यूल में वैलिडेशंस ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। टेंथ शेड्यूल में डिटेल्स अबाउट पार्टी चेंजेस एंड डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ MP एंड MLAs। 11th में रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर्स ऑफ पंचायत। 12th में रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर्स ऑफ म्यूनिसिपलिटीज़, ठीक है। चलिए हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है कि हु इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया। तो रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया कौन है जो रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया कहलाता है, कौन रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया तो कौन कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रेसिडेंट कहलाता है क्या, नहीं, ये हेड ऑफ द स्टेट कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, हेड ऑफ द स्टेट। रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द इंडिया कौन कहलाता है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इसके बारे में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट जो है वो क्या कहते हैं, नॉमिनल हेड। प्रेसिडेंट जो है ना वो नॉमिनल हेड कहलाते हैं, नॉमिनल हेड, जबकि PM जो है ना वो रियल हेड कहलाते हैं, रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो नाम मात्र के लिए केवल हेड होते हैं, जो कि PM जो है ना वो उनको सब काम करना पड़ता है। जैसे कि घर का जो है ना पापा जो है ना वो सब काम करते हैं, और दादा दादी क्या होते हैं, नाम मात्र के लिए वो जो है ना वो केवल बड़े होते हैं, ठीक है। उनका जो है वो समय जो है वो समय के हिसाब से जो है वो दादा दादी अभी थोड़ा बुढ़ापा में मतलब बैठते हैं, आराम करते हैं, जबकि पापा जो है वो काम करते हैं। तो इसी तरीके से जो है ना वो प्रेसिडेंट इज नॉमिनल हेड। प्रेसिडेंट इसी प्रकार से क्या होता है, नॉमिनल हेड, यानी कि नाम मात्र के लिए केवल हेड होते हैं, जबकि PM जो है वो रियल हेड होते हैं, यानी कि इनको सब काम करना पड़ता है, ठीक है। अब हम ऑप्शंस के ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रेसिडेंट क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ओनली, खाली ये जो है ना प्रेसिडेंट जो है ना वो हेड कहलाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जो है ना एक्सरसाइज रियल पावर, यानी कि प्रेजेंट समय में जो भी पावर का मैक्सिमम जो काम करना पड़ता है वो किसको, प्राइम मिनिस्टर्स को, ठीक है। चीफ जस्टिस क्या होते हैं, हेड ऑफ जुडिशरी। हेड ऑफ जुडिशरी कौन कहलाते हैं, तो चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस क्या कहलाते हैं, हेड ऑफ जुडिशरी। वाइस प्रेसिडेंट क्या कहते हैं, तो राज्यसभा का एक्स ऑफिसो चेयरमैन होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट क्या होते हैं, एक्स ऑफिसो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा का, तो वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कहलाते हैं, ठीक है। हु डिसाइड्स वेदर ए बिल इज मनी बिल। कौन डिसाइड करता है कि मनी बिल है, कौन डिसाइड करता है मनी बिल के बारे में, कौन डिसाइड करता है, क्या प्राइम मिनिस्टर करते हैं, प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं क्या, नहीं। प्रेसिडेंट क्या, बिल्कुल नहीं। तो कौन करते हैं, लोकसभा मनी बिल के बारे में डिसाइड जो है वो कौन करते हैं, ऑप्शन नंबर सी, यानी स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है मनी बिल के बारे में डिसाइड करते हैं, कौन करते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा। कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, सो देखते हैं हम पहले, ठीक है। तो हमारे संविधान में ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। हमारे संविधान के 110 कहाँ पे, 110 के 3 में जो है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बताया गया है कि इट इज़ क्लियरली स्टेट्स दैट इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस वेदर ए बिल इज मनी बिल
अगर कोई क्वेश्चन उठता है मनी बिल को लेकर के, कोई बिल मनी बिल है कैसे, इसका अगर कोई भी क्वेश्चन उठता है ना, और नॉट मनी बिल है कि नहीं, द डिसीजन ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, तो इसका जो फाइनल डिसीजन है वो कौन लेता है, फाइनल डिसीजन लेने का अधिकार जो है वो लोकसभा स्पीकर को होता है। लोकसभा स्पीकर का होता है कि ये मनी बिल है या नहीं, इसके बारे में जो है वो लोकसभा के स्पीकर जो है बताते हैं कि ये मनी बिल है या नहीं। कौन बताते हैं, लोकसभा के स्पीकर जो है वो बताते हैं कि इट्स बिल, यानी कि कोई बिल जो है वो मनी बिल है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि द स्पीकर सर्टिफिकेट, द स्पीकर जो है सर्टिफिकेट ऑन ए मनी बिल इज अटैच्ड व्हेन इट इज सेंड बाय द राज्यसभा। तो यानी कि जब राज्यसभा से भेजा जाता है तो स्पीकर डिसाइड करते हैं कि कौन सा बिल जो है वो मनी बिल है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इलेक्टेड होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ना वो इलेक्टेड होते हैं किसके द्वारा, पीपल के द्वारा, एमपीएस के द्वारा, यानी एमपी के द्वारा, एमएलएज के द्वारा, या फिर इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ एमपी और एमएलएज के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा एमपी के द्वारा। किसके द्वारा, तो एमपी के द्वारा जो है ना वो इलेक्ट किए जाते हैं। कौन, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, किसके द्वारा, एमपी के द्वारा। ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं कुछ। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, एमपी ओनली। ठीक है, ओनली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं किसकी, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ओनली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य जो है ना वो पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बताया गया है सो देख लेते हैं हम। तो हमारे संविधान के 66 कितना 66 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, 66 के 1 में और 66 के 2 में, प्रोवाइड दैट द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड एंड इलेक्टोरल कॉलेज, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है ना वो इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होता है, कंसिस्टिंग ओनली द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। केवल और केवल जो है ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है ना पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में। एमपी जो है ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है पार्टिसिपेट करते हैं लोकसभा और राज्यसभा के। जो नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं ना, नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं किसके, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि एमपी के द्वारा जो है वो इलेक्शन होता है वाइस प्रेसिडेंट का। बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर आर पार्टिसिपेट, तो बोथ जो है ना इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। किसमें बताया गया है, कौन सा आर्टिकल में बताया गया, तो 66(1) और 66(2) के अंदर बताया गया कि एमपी जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ओके, अच्छा इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, ये आप लोगों को अगर सवाल उठता होगा तो समझ लो कि इलेक्टोरल कॉलेज जो है ना वो क्या होता है। इलेक्टोरल कॉलेज एक ग्रुप होता है इलेक्टेड पीपल के द्वारा। जो इलेक्टेड पीपल होते हैं ना, जैसे कि हु चूज एन इम्पोर्टेंट लीडर ऑन बिहाफ ऑफ द कंट्री, जैसे कि एमपी और एमएलए ये सब क्या कराते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं, जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि एक ग्रुप होते हैं, इसको एक ग्रुप कहा जाता है। क्या कहता है, ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो है वो एमपी और एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं, एमपी और एमएलए जो है ना पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ना कि इलेक्टोरल कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। क्या करते हैं, उसको एक सिंपल भाषा में कहते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज, एक नया टर्म यूज किया जाता है इलेक्टोरल कॉलेज, जो पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ठीक है, जैसे कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टोरल कॉलेज के एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि एमपीएस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है ना वो इलेक्टोरल कॉलेज कहलाते हैं। कब, जब इलेक्शन का टाइम होता है। ठीक है, जब जैसे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता हो उस समय। ठीक है, जैसे कि एमएलएज। ठीक है, एमएलएज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, दिल्ली एंड पुडुचेरी ही क्यों रखा गया है, तो दिल्ली एंड पुडुचेरी में ही जो है ना वो यूनियन टेरिटरी दो ऐसे हैं जहाँ पे एमएलएज हैं। ठीक है, दिल्ली और पुडुचेरी में जो है वो केवल जो है वो क्या है, एमएलएज हैं। ठीक है, इसलिए दिल्ली और पुडुचेरी का नाम रखा गया है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। सुप्रीम कोर्ट इज इस्टेब्लिश अंडर, सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था अंडर किसके, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस्टेब्लिश किया गया किसके अंदर, किस पार्ट के अंदर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पार्ट सी, पार्ट 5 के अंदर जो है वो इस्टेब्लिश किया गया। किसके अंदर, पार्ट 5 के अंदर। इसके बारे में देख लेते हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर कैसे हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यानी पार्ट 5 में बताया गया है यूनियन गवर्नमेंट्स के बारे में। किसके बारे में, यूनियन गवर्नमेंट्स के बारे में बताया गया, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट को लेकर के जो है बताया गया है। ठीक है,
पार्ट 5 के अंदर में। जैसे देख सकते हैं कि पार्ट 5 में क्या बताया गया, तो इसमें यूनियन गवर्नमेंट्स के बारे में बताया गया। तो यूनियन गवर्नमेंट्स में कौन कौन आता है, जैसे प्रेसिडेंट आ गया, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट आ गया, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ गया, ठीक है, पार्लियामेंट्स आ गया, सुप्रीम कोर्ट आ गया, ठीक है, यूपीएससी आ गया, कैग आ गया, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये सब जो है ना वो यूनियन गवर्नमेंट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। इसके लिए कितना से कितना आर्टिकल में बताया गया, तो पार्ट 52 से 151 के अंदर जो है पार्ट 5 आता है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए अब 6th क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बताया गया है कि कोरम ऑफ लोकसभा इज, यानी कि लोकसभा का कोरम जो है वो क्या होता है, कोरम क्या होता है इसके बारे में हम बताएंगे। पहले इस क्वेश्चन को देखिए कि कोरम जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 1/10, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कोरम की आवश्यकता कितना होता है, 1/10, ठीक है। चलिए हम देखते हैं पहले कोरम क्या होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, कोरम 1/10 हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि कोरम क्या होता है। कोरम मीन्स द मिनिमम नंबर ऑफ, क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट टू द कंडक्ट ऑफ हाउस। यानी कि अगर हमें लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि पार्लियामेंट को अगर चलाना हो ना, अगर हमें लोकसभा और राज्यसभा को चलाना हो तो उसके लिए एक मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर की आवश्यकता होता है। यानी कि अगर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर वहाँ पे प्रेजेंट होंगे ना, तब भी हमारा पार्लियामेंट जो है ना वो चलेगा। तो उसी को हम कहते हैं कोरम, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर जो है वो अगर आएगा, जैसे कि अभी लोकसभा में कितना मेंबर होता है, लोकसभा में जो है वो 545 मेंबर होता है, 545 मेंबर होता है ना। तो इसके लिए क्या बोल रहा है कि 1/10 जो है ना, कम से कम इतना मेंबर होना ही चाहिए। कोरम का मतलब होता है कि 1/10 भाग इसका होना ही चाहिए, ठीक है। तो इसका 1/10 भाग कितना होगा, सो आप लोग निकालिए, ठीक है। इसका 1/10 भाग कितना होगा, 545 का 1/10 भाग कितना होगा, इसको क्या कीजिए जानते हैं, 10 से डिवाइड दे दीजिए, इसको 10 से डिवाइड दे दीजिए, आपको कोरम जो है ना वो निकल जाएगा। आपको कितना आएगा, 55 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, 55 इस तरह का कुछ आएगा, ठीक है, 54-55 इस तरह का कुछ आएगा, ठीक है। तो इतना रिक्वायरमेंट होता है लोकसभा को शुरू करने के लिए। अगर 54 मेंबर आता है ना, 54 मेंबर आते हैं लोकसभा में, तब जो है ना वो पार्लियामेंट जो है ना वो चलेगा। इसके लिए हमारे संविधान में लिखा गया है, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि इफ़ कोरम इज़ नॉट प्रेजेंट, अगर कोरम ना प्रेजेंट हो, अगर जो है उतना मेंबर ना आया हो तो क्या होगा, अगर उतना मेंबर ना आया हो तब क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं कि द स्पीकर या चेयरमैन जो है ना वो एडजॉर्न करता है क्या, हाउस को, मतलब रद्द कर सकता है उस हाउस को, ठीक है। अगर कोरम ना आया हो तो क्या कर सकता है, रद्द कर सकता है उस हाउस को, जो है ना वो रद्द करने का अधिकार होता है, मतलब वो शुरू नहीं होगा, ठीक है, अगर मेंबर ना आया हो तो। और सस्पेंड्स द मेंबर्स अंटिल कोरम इज मीट, जब तक कोरम ना पूरा हो तब तक जो है वो हाउस जो है वो स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा संविधान में बताया गया है, संविधान के कितना 100 के शेड्यूल 3 में, ठीक है, 100 सब आर्टिकल 100 के सब क्लॉज 3 में बताया गया है कि क्या बताया गया है, इफ़ इट स्टेट्स दैट द कोरम ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट्स, अगर कोई स्टेट जो है ना वो कोरम को नहीं फुलफिल करता है 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर, तो वहाँ पे जो है ना वो मेंबर जो वो हाउस जो है ना वो स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। ऐसा बताया गया है आर्टिकल 100 के सब क्लॉज 3 में, ठीक है। तो कहाँ पे होता है, इसको लोकसभा और राज्यसभा में जो है वो ये हो कोरम की रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। अगर उतना मेंबर ना हो तो लोकसभा और राज्यसभा के जो वो शुरू नहीं होगा, ठीक है। कितना, तो इसके लिए 545 मेंबर जो है लोकसभा में होते हैं, तो उसके लिए जो है वो 55 मेंबर का रिक्वायरमेंट होता है, यानी लोकसभा को शुरू करने के लिए 55 मेंबर का होना जरूरी है, ठीक है, तभी लोकसभा जो है वो शुरू होगा।
विच इमरजेंसी हैज़ बीन इम्पोज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द टाइम्स इन इंडिया। तो बताया जा रहा है कि कौन सा इमरजेंसी जो है ना, भारत में कौन सा इमरजेंसी जो है वो मैक्सिमम नंबर बार जो है वो इम्पोज किया गया है। ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी या मिलिट्री इमरजेंसी, कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेट इमरजेंसी। क्या हो जाएगा? राइट आंसर स्टेट इमरजेंसी। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आगे इसके बारे में। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, स्टेट इमरजेंसी। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बताया गया इसके बारे में? तो कॉन्स्टिट्यूशन से बताया गया 356 आर्टिकल में स्टेट इमरजेंसी के बारे में। प्रेसिडेंट जो है वो क्या कर सकते हैं आप? प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं स्टेट में। ठीक है, कब? तो स्टेट इमरजेंसी जो है ना, प्रेसिडेंट्स रूल हैज़ बीन इम्पोज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन इंडिया। देखो सबसे ज़्यादा बार कौन सा लगाया गया है? तो स्टेट इमरजेंसी जो है वो लगाया गया है। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी जो है वो बहुत कम बार लगाया गया है, जो कि फाइनेंशियल और इमरजेंसी मिलिट्री इमरजेंसी जो है वो लगाया ही नहीं गया है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसके बारे में। इट इज़ इम्पोज्ड, यह जो है ना वो इम्पोज किया जा सकता है। कब? यह इम्पोज किया जा सकता है व्हेन देयर इज़ फेल्यूर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ इंडियन स्टेट। जब कोई स्टेट जो है ना वो सेंट्रल लॉ को नहीं मान रहा हो। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो क्या वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। ठीक है, अब देखो कि यहाँ पे हाउ मेनी टाइम्स, कितने टाइम्स जो है ना वो लगाया गया है, कितने टाइम्स जो है वो लगाया गया है प्रेसिडेंट रूल। ये देखो तो स्टेट में जो है ना अब तक लगभग 130 से ज़्यादा बार जो है ना वो लगाया गया है प्रेसिडेंट रूल को। कितना? 130 से ज़्यादा बार, 130 से ज़्यादा बार जो है वो स्टेट में लगाया जा चुका है प्रेसिडेंट रूल को। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आगे। ये ऑप्शन में था तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। 352 में क्या है? 352 में जो है ना वो अगर नेशनल इमरजेंसी के बारे में था, तो नेशनल इमरजेंसी जो है वो लग सकता है कब? वार, अगर वार की स्थिति हो तो वहाँ पे नेशनल इमरजेंसी जो है वो लगाया जा सकता है। एक्सटर्नल एग्रेजन हो रहा हो तब भी नेशनल इमरजेंसी लगाया जा सकता है। आर्म रिवेलियन हो रहा हो तब भी लगाया जा सकता है। ठीक है, तो किसके तहत ये लगाया जा सकता है? नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत। ठीक है, इसको कितना बार लगाया गया है? तो नेशनल इमरजेंसी जो है वो कितना बार लगाया गया है हमारे देश में जो है नेशनल इमरजेंसी कितना बार लगाया गया है? 3 बार। कब कब लगाया गया है? सो देखो ये लगाया गया है 1962 में चाइना वार के समय, 1921 में इंडिया पाकिस्तान वार के समय और 1925 में इंटरनल इमरजेंसी के समय। ठीक है, तो 3 बार जो है वो नेशनल इमरजेंसी लगाया गया है, जबकि स्टेट इमरजेंसी जो है वो 130 बार से ज़्यादा बार लगाया गया है। ठीक है, देखो यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी जो है ना जिसको प्रेसिडेंट रूल कह सकते हैं हम, तो ये किसके तहत लगता है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 आर्टिकल के तहत। इम्पोज स्टेट जो है ना वो काइनोट फंक्शन एज द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई स्टेट फंक्शन ना कर रहा हो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो वहाँ पे लगाया जा सकता है क्या? प्रेसिडेंट रूल लगाया सकता है। मैक्सिमम नंबर कितना बार लगाया गया है? तो 130 बार से प्लस लगाया गया है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे ऑप्शन में था फाइनेंशियल इमरजेंसी, और तो फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो अभी तक कभी नहीं लगाया गया। कहाँ है? फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो अभी तक कभी नहीं लगाया गया। और मिलिट्री इमरजेंसी जो है वो ये भी जो है ना नो सच इमरजेंसी एग्जिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी कभी नहीं लगाया गया। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट आज का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th नंबर, मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल एट ए टाइम इज। तो मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या हो सकता है? मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है प्रेसिडेंट रूल लगाने का क्या हो सकता है? 3 मंथ, 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर्स। तो कितना हो सकता है? प्रेसिडेंट रूल जो है वो कितना देर तक लग सकता है एक स्टेट में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 मंथ्स। कितना हो जाएगा? 6 मंथ्स। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 6 मंथ्स। कितना? 6 मंथ्स। हमारे संविधान में बताया गया है कितना? 356 में प्रेसिडेंट रूल के बारे में। ठीक है, और प्रेसिडेंट रूल जो है ना वो इनिशियली इम्पोज किया जा सकता है कितना दिन के लिए? तो 6 मंथ्स के लिए। कितना दिन के लिए? 6 मंथ्स के लिए जो है ना वो इम्पोज किया जा सकता है प्रेसिडेंट रूल को। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल जो है वो इम्पोज किया जा सकता है 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, इट कैन बी एक्सटेंडेड, लेकिन इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर एक्सटेंड करना होगा ना तो 6 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, अगर हमें प्रेसिडेंट रूल को इंक्रीज करना होगा तो 6 मंथ्स के बाद इंक्रीज कर सकते हैं। 6 मंथ्स के बाद जो है वो हम इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम लगेगा तो 6 मंथ्स के लिए। कितना? 6 मंथ्स के लिए प्रेसिडेंट रूल 356 आर्टिकल के तहत। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच आर्टिकल डील्स द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, तो कौन सा आर्टिकल जो है वो डील करता है गवर्नर का अपॉइंटमेंट को लेकर के, कौन सा आर्टिकल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बताओ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी। आर्टिकल 155 के अंदर जो है ये बताया गया है, ठीक है, आर्टिकल 155 के अंदर ये बताया गया है, क्या बताया गया है, चलिए देखते हैं क्या बताया गया है सो। तो आर्टिकल 155 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे संविधान में बताया गया है 155 के में, इट्स क्लियरली स्टेट्स दैट गवर्नर ऑफ ए स्टेट, किसी स्टेट का गवर्नर जो है ना, किसी स्टेट का गवर्नर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। तो किसी देश का गवर्नर जो है वो अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा, तो प्रेसिडेंट के द्वारा। याद रखना कि गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है, क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, इसका इलेक्शन नहीं होता है, ठीक है, याद रखना। इसके लिए जो है वो देखते हैं हम आगे सब चर्चा करेंगे, ठीक है। द गवर्नर जो है ना, गवर्नर इज़ नॉट इलेक्टेड, गवर्नर जो है वो इलेक्टेड नहीं किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, क्या होता है, अपॉइंट किया जाता है, गवर्नर जो है वो अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। अपॉइंटेड इज़ मेड बाय द प्रेसिडेंट, कहाँ, तो अपॉइंट जो किया जाता है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा। इन प्रैक्टिस द प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो प्रेसिडेंट जो है ना, प्रेसिडेंट जो है वो क्या करती है, प्रेसिडेंट क्या अपने से जो है वो उसको जो गवर्नर किसी को बना देती है क्या, नहीं, उसको एड एंड एडवाइस लेना पड़ता है, किससे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, किससे लेना पड़ता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से वो जो है वो एडवाइस ले करके जो है वो प्रेसिडेंट जो है ना वो किसी स्टेट का गवर्नर को बनाती है, ठीक है। किसी स्टेट को गवर्नर बनाने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है उससे एडवाइस लेना पड़ता है, तब जाके क्या होता है, किसी स्टेट का गवर्नर बनता है, ठीक है। अब हम कुछ देख लेते हैं थोड़ा सा ऑप्शंस के ऊपर, ठीक है। आर्टिकल 153 के बारे में बताया गया था, तो इसमें क्या होता है, स्टेट जो है ना दैट देयर शैल बी ए गवर्नर फॉर ईच स्टेट, यानी कि सभी स्टेट में जो है ना गवर्नर को बनाने के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसमें बताया जाता है कि और एक गवर्नर जो है ना एक से ज़्यादा स्टेट में रह सकता है, एक गवर्नर जो है वो एक से ज़्यादा स्टेट में रह सकता है, ठीक है। अब हम 154 आर्टिकल के बारे में देखते हैं, कितना, 154, इसमें बताया जाता है कि एग्जीक्यूटिव पावर क्या होता है, गवर्नर्स के पास जो होता है वो स्टेट का क्या होता है, एग्जीक्यूटिव पावर होता है, ठीक है, स्टेट का क्या होता है, एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट 155 आर्टिकल के बारे में। तो ये क्या करता है, डायरेक्टली डील्स करता है अपॉइंटमेंट गवर्नर। 155 के बारे में क्या बताता है, तो अपॉइंटमेंट जो किया जाता है गवर्नर का उसके बारे में बताया गया है, किसके द्वारा, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है अपॉइंटमेंट, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। 156 में बताया गया है, तो उसके बारे में टर्म के बारे में बताया गया है, गवर्नर के टर्म के बारे में बताया गया कि गवर्नर का टर्म जो है वो 5 ईयर्स का होता है, कितना दिन का होता है, 5 ईयर्स का, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि विच अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस द एंटी डिफेक्शन लॉ। अब ये पहले तो ये मालूम होना चाहिए एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, ये मालूम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एंटी डिफेक्शन लॉ मालूम होना चाहिए, लेकिन हम पहले इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद हम एंटी डिफेक्शन लॉ को देखते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 52nd अमेंडमेंट के तहत, किसके, 52nd अमेंडमेंट के तहत जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। इंट्रोड्यूस किया गया था कब, 52nd अमेंडमेंट 1985 को, अब हम देखते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ना वो एक प्रकार का लॉ होता है जो रोकता है, क्या करता है, रोकता है एमपी और एमएलए जो है ना चेंजिंग, जो पॉलिटिकल पार्टी जो है ना वो चेंज करती है ना आफ्टर विनिंग द इलेक्शंस, कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत गया, ठीक है, कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत गया और ये जो है ना जो पार्टियां जो है ना अपना पार्टी जो है बदलती रहती है आफ्टर विनिंग द इलेक्शंस, जीतने से पहले जो है ना वो किसी और पार्टी के अंदर और जीतने के बाद जो है वो किसी और पार्टी के अंदर होना जो है ना उसी को हम कहते हैं क्या, एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी उसे रोकने का काम करती है, उसी को कहते हैं हम क्या, एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। कोई पार्टी जीतने से पहले किसी और पार्टी के और कोई पार्टी जीतने के बाद, वही पार्टी जो है ना जीतने के बाद जो है वो किसी और पार्टी के अंदर ना चला जाए, इसे रोकने के लिए जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं, ठीक है।
इसके बारे में हम देखते हैं कि हमारे संविधान में क्या बताया गया। तो संविधान में बताया गया 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के एक्ट के तहत 1985 में, कब 1985 में जो है वो लाया गया था एंटी डिफेक्शन लॉ को। ठीक है, ये कहाँ पे जोड़ा गया है, तो हमारे 10th शेड्यूल में जोड़ा गया है। 10th शेड्यूल में कितना शेड्यूल है हमारे संविधान में, कितना शेड्यूल है बताओ, कितना शेड्यूल है, कितना है 12 शेड्यूल के कितना में है ये, 10th शेड्यूल में है। ठीक है, 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। दिस शेड्यूल कंटेन्स एंटी डिफेक्शन लॉ, क्या करता है ये शेड्यूल जो है वो कंटेन्स करता है एंटी डिफेक्शन लॉ को। ठीक है, थैंक यू, आज का इतना ही MCQ था। टेक केयर, बाय बाय।